नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो बीए भाग एक आवश्यक हिंदी के लिए कारक नामक टॉपिक रखा गया है, उस कारक नामक टॉपिक में से कारक भाग एक में कारक का स्वरूप, परिभाषा तथा कारक के प्रकार कौन से हैं और उनका वाक्य में या भाषा में कैसे प्रयोग होता है आदि पर हमने विस्तार से विचार किया है। अब हम एक एक कारक लेकर उस कारक का हिंदी में होने वाला महत्व, उसका लक्षण और साथ ही साथ उसके कुछ उदाहरण आदि के द्वारा हम उन प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला कारक जो है वह कारक है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक जो है उसका लक्षण बताया गया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। यानी कर्ता के करने वाले का बोध संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा होता है, वहां कर्ता कारक होता है। जैसे रमा ने भोजन किया, शैली ने अध्ययन किया आदि जो कारक के उदाहरण है, इसमें रमा ने, शैली ने आदि कर्ता कारक है। तो यहाँ कर्ता कारक आपकी समझ में आया होगा। तो यहाँ और एक बात समझना आवश्यक है कि कर्ता कारक के दो भेद है। जैसे कि प्रत्ययों के आधार पर यह भेद है, सप्रत्यय और अप्रत्यय। सप्रत्यय यानी जहां कर्ता के साथ प्रत्यय आता है वह सप्रत्यय। जैसे कि रमा ने भोजन किया, इसमें रमा इस कर्ता के साथ ने प्रत्यय आ गया, या शैली ने अध्ययन किया इस कर्ता के साथ ने प्रत्यय आ गया। अप्रत्यय के उदाहरण जैसे रमा भोजन करती है, ऊपर के वाक्य में हमने देखा ने प्रत्यय इस कर्ता के साथ आया था, यहाँ प्रत्यय हट गया तो यह अप्रत्यय है। या दूसरा उदाहरण आशीष दौड़ता है, तो इन दोनों उदाहरणों में ने प्रत्यय नहीं है, इसलिए अप्रत्यय के उदाहरण हैं। इसके लिए जो नियम है उस नियम के अनुसार वाक्य में क्रिया जब सामान्य भूतकाल में होती है तो कर्ता के साथ ने प्रत्यय आता है। यानी ऊपर जो उदाहरण हमने देखा, रमा ने भोजन किया, तो यह किया नामक करना क्रिया का किया यह सामान्य भूतकालिक रूप है। या शैली ने अध्ययन किया, इसमें भी किया यह सामान्य भूतकालिक क्रिया है। या समझे रमेश ने खाना खाया, खाया यह क्रिया भी सामान्य भूतकाल में है, इसलिए रमेश के साथ ने प्रत्यय आ गया। तो यहाँ हमें इसके द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य भूतकाल में क्रिया होती है तो कर्ता के साथ ने प्रत्यय आता है। लेकिन इसके लिए कुछ अपवाद हैं, जैसे कि लाना, बोलना, भूलना, बकना, नहाना, छींकना आदि क्रियाएं सामान्य भूतकाल में आती है तो भी कर्ता के साथ ने प्रत्यय नहीं आना चाहिए, यह व्याकरण हमें बताता है। लेकिन कभी कभी गलती से हम उन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं और यह भाषा में बहुत जगह चलता भी है। जैसे कि पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, इसमें पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई लाना क्रिया का भूतकालिक रूप है लाई, और इसलिए पिताजी बाजार से सब्जी लाए यह सही वाक्य है। लेकिन इस प्रकार के भी वाक्य हम देखते हैं जो गलत है, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग होता है, उससे हमें बचना है। उसने बका की जगह वह बका, या उसने नहाया की जगह वह नहाया, यह ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि ये जो क्रियाएं है लाना, बोलना, भूलना, बकना, नहाना, छींकना आदि यह अपवाद के रूप में है। तो कर्ता कारक अगर आपकी समझ में आया है तो हम कर्म कारक की ओर बढ़ते हैं। अब कर्म कारक का जो लक्षण है, कर्ता के कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। यानी कर्ता के कार्य का असर, जैसे रमेश ने बाघ को देखा, तो रमेश के देखने का असर बाघ पर है। या समझे सीता ने हिरण को देखा, सीता के देखने का असर हिरण पर है। तो यहाँ कर्ता जो है
उसके कार्य का, कर्ता ने जो कार्य किया है, जो क्रिया की है, उसका असर जिस पर पड़ता है वहाँ कर्म कारक है। यहाँ कर्म कारक भी सप्रत्यय और अप्रत्यय होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सप्रत्यय का उदाहरण, प्रीति ने बाघ को देखा। इसमें प्रीति कर्ता है, बाघ कर्म है और देखना क्रिया है। तो यह बाघ जो कर्म है, इसके साथ कर्म कारक का को प्रत्यय आ गया है और इसलिए प्रीति ने बाघ को देखा, इस वाक्य में बाघ को यह सप्रत्यय कर्म कारक का उदाहरण है। या दूसरा, सलोनी ने कुत्ते को देखा, तो यह कुत्ते को, यह भी कुत्ता, यह कर्म कारक है और उसके साथ को प्रत्यय आ गए हैं। अप्रत्यय कर्म कारक भी होते हैं, जैसे कि रमा ने चिट्ठी लिखी। रमा ने चिट्ठी को लिखा, यह गलत है। रमा ने चिट्ठी लिखी, यह सही है और इसलिए यह अप्रत्यय कर्म कारक का उदाहरण है। या आशीष ने मांस खाया, ये आशीष ने मांस खाया, यह मांस को खाया गलत है, मांस खाया यह सही है और इसलिए मांस यह कर्म है और कर्म कारक ही है, लेकिन उसके साथ कर्म कारक का को प्रत्यय नहीं आया है। इसके लिए नियम है, वाक्य में कर्म कारक में आई संज्ञा जब प्राणीवाचक हो तो को प्रत्यय आता है और अप्राणीवाचक हो तो को प्रत्यय नहीं आता। ऊपर हमने सप्रत्यय और अप्रत्यय के उदाहरण देखे। यहाँ उसके लिए नियम ही है। वह नियम क्या है? साधारण तौर पर जो कर्मकारक में आने वाली संज्ञा है वह प्राणीवाचक या सजीव हो तो को प्रत्यय आता है और अप्राणीवाचक या निर्जीव हो तो को प्रत्यय नहीं आता। ऊपर हमने देखा प्रीति ने बाघ को देखा, बाघ सजीव है इसलिए उसके साथ को प्रत्यय आ गया। लेकिन उसी जगह दूसरा उदाहरण अप्रत्यय का हमने देखा, रमा ने चिट्ठी को लिखा। यहाँ चिट्ठी यानी अप्राणीवाचक या निर्जीव होने के नाते वहाँ को प्रत्यय नहीं आया। तो कर्म कारक अगर आपकी समझ में आया है तो हम आगे करण कारक की ओर बढ़ते हैं। अब इसके पहले तालिका के अंतर्गत हमने सभी कारक और उनके प्रत्ययों को देखा। तो यहाँ तीसरा कारक है करण कारक और इस करण कारक का लक्षण है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ करण का अर्थ ही है साधन, करण शब्द का अर्थ ही है साधन और इसलिए यहाँ लक्षण क्या बना है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है वहाँ करण कारक होता है या उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे हम मुंह से खाते हैं, यानी खाने का साधन क्या है? मुंह। आंखों से देखते हैं, देखने का साधन क्या है? आंख। पैरों से चलते हैं, चलने का साधन क्या है? पैर। तो यहाँ साधन का बोध हो गया, इसलिए यहाँ करण कारक है। अब इसके लिए कुछ नियम हैं। उनमें से सबसे पहला नियम है साधन के अर्थ में जो लक्षण में ही बताया है वह नियम साधन के अर्थ में। ऊपर उदाहरण देखे वे भी चल सकते हैं और नए उदाहरण देखने हो तो उसे डंडे से पीटा। पीटने का साधन डंडा है। यहाँ यानी पीटने का साधन डंडा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि पैरों से, हम पैरों से चलते हैं तो चलने का साधन पैर है। तो यह नियम आपकी समझ में आया है। दूसरा नियम है इसके लिए कारण के अर्थ में। कारण यानी जहाँ कारण का बोध होता है वहाँ भी करण कारक का से प्रत्यय आता है और वहाँ करण कारक होता है। जैसे माँ के आने से हम खुश हुए, यानी हमारे खुश होने का कारण क्या है? माँ का आना। यानी माँ के आने से हम खुश हो गए, आने से यानी माँ के आने से हम खुश हो गए। तो यहाँ माँ के आने से यह कर्म कारक है, सॉरी करण कारक है। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। गोली चलने से उसकी मृत्यु हुई, यानी मृत्यु का कारण क्या है? गोली का चलना। तो कारण जहाँ भी स्पष्ट होता है और उसके साथ उस संज्ञा के साथ से प्रत्यय आता है वहाँ करण कारक होता है। अगला नियम है तीसरा दशा के अर्थ में, यानी जहाँ किसी घटना या व्यक्ति की दशा का पता चलता है और वहाँ से प्रत्यय आता है तो वहाँ करण कारक का से प्रत्यय होता है। जैसे वह निरक्षर से साक्षर हुआ, यानी उसकी स्थिति क्या थी? निरक्षर थी, फिर हुआ क्या? साक्षर, यानी दशा बदल गई तो वह निरक्षर से साक्षर हुआ। यहाँ निरक्षर से यह करण कारक है।
इस प्रकार के अनेक सारे उदाहरण हम बना सकते हैं, जैसे कि वह गरीब से अमीर हुआ, या वह बुद्धू से होनहार हो गया। तो अनेक सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला नियम है मूल्य के अर्थ में। मूल्य यानी कीमत। तो जैसे हम पूछते हैं ना बाजार में गेहूं किस भाव से है, तो गेहूं का मूल्य पूछा गया, गेहूं का भाव पूछा गया, तो गेहूं किस भाव से, यहाँ भाव से यह करण कारक है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। यानी जैसे कि ज्वार किस भाव से है, बाजरा किस भाव से, गेहूं किस भाव से, तो अनेक सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो करण कारक आपकी समझ में आया होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो चौथा कारक है इसका लक्षण बताया गया है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता किसके लिए काम करता है इसका पता चलता है, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। यानी इस लक्षण के अंतर्गत जो बात बताई है वह इस प्रकार की है कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वहां संप्रदान कारक होता है। यानी कर्ता के कार्य का असर जहां पड़ता है वहां कर्म कारक हमने 2 नंबर पर देखा। यहां क्या है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, यानी कर्ता का कार्य किसके लिए हो रहा है उसके आधार पर वहां जो कारक आता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, यानी राजा ने दान किसके लिए दिया, भिखारी के लिए, या भिखारी को दिया, इसलिए भिखारी को यह संप्रदान कारक है। इसके लिए नियम है, जब एक ही वाक्य में 2 कर्म आते हैं तो गौण कर्म के साथ संप्रदान कारक का को प्रत्यय आता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर पति ने पत्नी के लिए साड़ी लाई, यानी इसमें 2 कर्म हैं, पत्नी और साड़ी, ये 2 कर्म हैं। तो इन 2 कर्मों में पत्नी यह गौण कर्म है और साड़ी मुख्य कर्म है, क्योंकि वाक्य इस प्रकार बनता है, पति ने साड़ी लाई, किसके लिए लाई बात की बात है। तो यहां हमें हमारा विषय हमारा नियम है कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, तो यहां किसके लिए कार्य किया, पत्नी के लिए, इसलिए पत्नी के लिए यह संप्रदान कारक है। तो यहां ये दोनों कारक समझने के लिए उदाहरण उचित है, इसलिए इस उदाहरण को अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे कि एक ही वाक्य में 2 कर्म आ जाते हैं तो पहला कर्म गौण होता है और वह संप्रदान कारक का, और दूसरा कर्म मुख्य होता है और वह कर्म कारक का होता है, क्योंकि कर्म कारक अप्रत्यय सप्रत्यय होता है और साड़ी के साथ को प्रत्यय नहीं लगा, और जहां प्रत्यय नहीं लगा वहां का कर्म निश्चित रूप से हमें आंख मूंद कर समझ लेना है कि वह कर्म कारक का है, क्योंकि अप्रत्यय स्थिति संप्रदान कारक में नहीं, अप्रत्यय स्थिति सिर्फ कर्म कारक में है। तो आपकी समझ में आया होगा, एक ही वाक्य में 2 कर्म होते तो पहला गौण दूसरा मुख्य, और गौण कर्म के साथ संप्रदान कारक और मुख्य कर्म के साथ कर्म कारक। फिर अगला कारक 5वां कारक आ जाता है अपादान कारक। अपादान कारक का लक्षण है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहा जाता है। यानी जहां अलगाव का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है, और इस अपादान कारक का प्रत्यय जैसे 3 नंबर के करण कारक में से है उसी प्रकार यहां भी से प्रत्यय है। अभी इन दोनों को समझना कैसे है, अलग अलग कैसे करना है, तो करण कारक के हम अंतर्गत हमने देखा कि वहां साधन के अर्थ में, मूल्य के अर्थ में, कारण के अर्थ में, दशा के अर्थ में जो से प्रत्यय आता है वह है करण कारक, और यहाँ अपादान कारक में अलगाव का बोध, जैसे उदाहरण पेड़ से आम गिरा, आम कहां से गिरा, पेड़ से, यानी पेड़ से अलग हुआ, पेड़ की टहनी से अलग हुआ, तो यहाँ अलगाव का बोध है और इसलिए यहाँ अपादान कारक है। इसके लिए महत्वपूर्ण 5 नियम हैं जिन नियमों के द्वारा आपकी समझ में आ जाता है कि अपादान कारक को कैसे समझ लेना है। जैसे पहला नियम है जो लक्षण में है वही अलगाव के अर्थ में, यानी जहां अलग होना पाया जाए, जैसे लता से फूल गिरा, यानी लता से फूल अलग हो गया, लता से यानी बेल उसे लता कहा जाता है, यहां लता से पुष्प अलग हुआ, इसका बोध हुआ है। दूसरा नियम है अंतर या फासले के अर्थ में, तो
जहां अंतर या फासले का बोध होता है, यहां से कोरेगांव 20 किलोमीटर की दूरी पर है, या समझिए यहां से कोल्हापुर 120 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से पुणे 110 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसी प्रकार यह जो अंतर का बोध होता है, फासले का बोध होता है, वहां से प्रत्यय जो आता है वह अपादान कारक का है, यानी जहां जहां अंतर का बोध है वहां अपादान कारक होता है, इतना ध्यान में रखना है। तीसरा नियम है आरंभ के अर्थ में, यानी जहां से आरंभ का बोध होता है, जैसे कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, या गंगा हिमालय से निकलती है, यमुना हिमालय से निकलती है, तो यह समझिए भीमा शंकर से निकलती हैं। तो यह नदियों का निकलना, नदियों का आरंभ होना, जिसका बोध होता है वहां भी अपादान कारक होता है। उसके बाद अगला नियम है निर्मिति या उत्पत्ति के अर्थ में। जैसे दूध से दही बनता है, निर्मिति या उत्पत्ति, दूध से दही बनता है, तो दही की निर्मिति कैसे होती है? दूध से होती है। या समझ लीजिए इसी क्रम में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है। तो अनेक सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। या समझिए कि गेहूं से रोटी बनती है, या ज्वार से रोटी बनती है। तो अनेक सारी यानी बातें हम लिख सकते हैं कि जिससे उत्पत्ति या निर्मिति का बोध होता है। तो अगला नियम है, 4 नियम हमने देखे। 5वां नियम है तुलना के अर्थ में। तुलना यानी रजनी संध्या से तेज दौड़ती है, यानी रजनी और संध्या इन दोनों में तुलना की गई। या घोड़ा बैल से तेज दौड़ता है, या हवाई जहाज रेल गाड़ी से तेज दौड़ता है। तो अनेक सारे उदाहरण है तुलना के। तो यह तुलना जहां की जाती है वहां भी अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक के 5 नियम हमने देखे, अलगाव, अंतर, आरंभ, निर्मिति और तुलना। तो अपादान कारक अगर आपकी समझ में आया है, तो अगला कारक है संबंध कारक। और इस संबंध कारक का जो लक्षण है वह लक्षण इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं ना आपसी संबंध, यानी राम का सीता का, या उसका बेटा उसकी बेटी उसके बेटे। तो यह आपसी संबंध जहां स्पष्ट हो जाता है वहां संबंध कारक होता है। और संबंध कारक के प्रत्यय काकी के, रारी रे, नानी ने हमने देखे, यानी मेरा मेरी मेरे, अपना अपनी अपने, या उसका उसकी उसके। तो इसी प्रकार काकी के, रारी रे, नानी ने ये प्रत्यय है, मुख्य प्रत्यय काकी के है, इसका प्रयोग भाषा में अधिक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सीता राम की पत्नी थी, यानी राम की, यहाँ की प्रत्यय संबंध कारक है, आपसी संबंध बताया है। लव राम का बेटा था, राम का, यहाँ का प्रत्यय आ गए हैं और वह संबंध कारक है। दशरथ के 3 बेटे थे, यानी दशरथ के, यहाँ जो रिश्ता आपसी बताना है तो उसके लिए के प्रत्यय आ गए। मेरा भाई आया है, राधा ने अपना काम किया, अपना यह निजवाचक सर्वनाम है। तो इसी प्रकार आपकी समझ में आया होगा कि संबंध कारक के अंतर्गत आपसी संबंधों का बोध होता है और वहां संबंध कारक होता है। संबंध कारक के बाद हम अधिकरण कारक के बारे में विचार करेंगे। अधिकरण कारक यह 7वां कारक है और इस कारक का लक्षण बताया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक के प्रत्यय इसके पहले हमने देखे में और पर, यानी आधार का बोध। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, हम घर में बैठे हैं या हम क्लास में बैठे हैं। तो यहाँ आधार का बोध है, अंदर बैठे या बाहर बैठे या ऊपर बैठे हैं। यह जहाँ आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। यहाँ उदाहरण हमने देखे, हम घर में बैठे, पुस्तक मेज पर रखी है। तो यहाँ घर में या अंदर का बोध और मेज पर ये ऊपर का यानी बाहर का बोध है। आधार दोनों आधारों का बोध है। इसके लिए पहला नियम है आंतरिक आधार के अर्थ में, जैसे छात्र कक्षा में बैठे हैं, और बाह्य आधार के अर्थ में कोयल आम के पेड़ पर बैठी है। तो इन नियमों के आधार पर आपकी समझ में आया होगा
कि अधिकरण कारक का प्रयोग कैसे होता है और अधिकरण कारक क्या होता है। अब अधिकरण कारक को देखने के बाद हम आ जाते हैं संबोधन कारक, जो अंतिम आठवां प्रत्यय है, सॉरी आठवां कारक है। तो यह आठवां कारक संबोधन कारक, इसका अर्थ है संबोधना, पुकारना। जैसे लक्षण इसका बताया है, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहा जाता है। पुकारना या संबोधित करना, इसका भाव प्रकट होना। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया क्यों रो रहे हो, यहां अरे यह संबोधन कारक का प्रत्यय है। लेकिन भाषा में हमेशा इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा ही, यह निश्चित नहीं है। कभी प्रत्ययों का प्रयोग होता है, कभी नहीं होता। जैसे आपको भी पुकारा जाता है, बुलाया जाता है घर में कि राधा इधर आओ, भैया उधर जाओ, तो अरे भैया, अरे अरे राधा, इस प्रकार प्रत्ययों का प्रयोग हमेशा होता ही है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्यय हमेशा भाषा में प्रयुक्त नहीं होते। बहुत बार संबोधन कारक के प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता, और इसलिए कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि संबोधन कारक के प्रत्यय महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वे प्रत्यय ही नहीं है। लेकिन साहित्यिक भाषा में इनका प्रयोग होता है, और इसीलिए ये प्रत्यय है कि जैसे हे अरे अजी अहो, तो यहाँ हमने अरे का प्रयोग देखा। उसके बाद हे विधाता मेरी रक्षा करो, यानी विधाता को पुकारा गया है, विधाता को संबोधा गया है, और इसलिए हे विधाता यह संबोधन कारक है। इसके बाद अजी सुनते हो, यानी यहाँ पति पत्नी पति को पुकार रही है, अजी सुनते हो, यानी मैं जो बता रही हूं क्या आप सुन रहे हो, यह प्रश्न कर रही है। इसके लिए प्रयोग क्या किया है उसने, यानी प्रत्येक कौन सा प्रयुक्त किया है, अजी, यानी अजी सुनते हो, यानी नाम लेने के बदले आजकल तो नाम ही लिया जाता है, लेकिन यह व्याकरण में पहले से जो औपचारिक ढंग से बातें होती थी उसी के लिए यह प्रत्यय है। अहोभाग्य कभी मेरी भी तो सुनो, यानी पति पत्नी को बता रहा है, क्योंकि वह तो अकेली बोलती जा रही है, तो पति बता रहा है अहो भाग्य कभी मेरी भी तो सुनो। तो इसी प्रकार यह संबोधन कारक है। तो कारक के ये जो 8 प्रकार है, और इन 8 प्रकारों के लक्षण तथा उदाहरण आदि पर हमने विस्तार से बहस की है, विस्तार से समझाया गया है। तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे कारक आपकी समझ में आए होंगे। कोई समस्या हो तो फिर जूम मीटिंग में इस पर हम बहस कर सकते हैं। तो आपने इन बातों को शांति से सुना, इसलिए मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद।